हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। जो न्यू चैप्टर है बिल्कुल एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें अगर कोई मेरे हिसाब से अगर टॉपिक बनेगा भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनेगा कि शेड्यूल एक्ट कौन से हैं। ठीक है, इस एक्ट के तहत शेड्यूल एक्ट कौन से हैं, या स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट एंड वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट में क्या फ़र्क है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हार्डली मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा और आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अब सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में जो एक्ट का नाम है वो एक्ट क्या है। लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर बाय सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 1988। तो एक्ट का जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि सर्टन एस्टेब्लिशमेंट, ये सर्टन क्या है वो बताई गई हैं, जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, अब स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, वेरी स्मॉल क्या है वो भी पढ़ेंगे। जहाँ पे अप टू 9, जहाँ पे अप टू 9 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उसको वेरी स्मॉल बोल देते हैं। 10 to 40 तक है उसको स्मॉल बोल देते हैं। और 40 से अबव वाली जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 40 वर्कर से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो एक्ट का जैसे नेम है आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि सिंप्लीफिकेशन की। पहले यहाँ पे क्या था, एक्ट का जो नाम था वो सिंप्लीफिकेशन नहीं था, वो एग्जम्पशन था। ठीक है, अगर अस्टवाइल नेम, अस्टवाइल मतलब जो पहले नाम था, जो पहले नाम था बेटा, अगर हम उसकी बात करें, जो पहले नाम था अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे क्या था, द लेबर लॉज एग्जम्पशन था, एग्जम्पशन। अब क्या है यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, ये 2014 में अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद ये वर्ड जो है बदल दिया गया। एग्जम्पशन की जगह पे क्या कर दिया गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, सॉरी, ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर बाय सर्टन एस्टेब्लिशमेंट। पहले ये था कि सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको हम क्या दे रहे हैं, एग्जम्पशन दे रहे हैं रजिस्टर मेंटेन करने से। ठीक है, और क्या है कि जो रिटर्न फाइल करने से, बट एक्चुअल में एग्जम्पशन तो नहीं थी वहाँ पे, वहाँ भी सिंप्लीफिकेशन ही था। वहाँ पे क्या था कि यहाँ भी जो एक्ट बता रखे हैं कि उनमें भी ये एक्ट है, शेड्यूल्ड एक्ट है। और शेड्यूल्ड एक्ट मतलब, शेड्यूल्ड एक्ट मतलब कि जो एक शेड्यूल बना हुआ है उसके तहत बहुत सारे लेबर लॉज बता रखे हैं, लेबर एक्ट्स हैं। तो उन एक्ट के तहत जो रजिस्टर मेंटेन करने होते थे, जो रिटर्न फाइल करनी होती थी, ठीक है, तो उन रजिस्टर से, उन रिटर्न से जो उन एक्ट में लिखा है शेड्यूल्ड एक्ट में, उसे एग्जम्पशन दी गई और बताया कि आपने बस ये फॉर्म फाइल कर देना है, ये रजिस्टर मेंटेन कर देना है, बस इतना ही करना है। उसका नाम बदल दिया गया, अब क्या कर दिया गया, एग्जाम्पशन की जगह सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर कर दिया गया। ठीक है, तो सर्टन एस्टेब्लिशमेंट है बेटा, ये सर्टन एस्टेब्लिशमेंट कौन सी हैं, ये सर्टन एस्टेब्लिशमेंट कौन सी हैं। यहाँ पे दो तरह की एस्टेब्लिशमेंट है, एक स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है, एक कौन सी है, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरी क्या है, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, एक स्मॉल है और दूसरी क्या है, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स। दो बातें हैं बस यहाँ पे। ठीक है, तो लेबर लॉ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्ड बाय सर्टन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988। तो सर्टन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, उनको कहा गया है कि आपने क्या है कि ये रिटर्न आपने फाइल करनी है। ठीक है, और क्या है कि ये जस्ट आपने रजिस्टर मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पे बिल्कुल एक सिंप्लीफाई किया गया है। चलिए, पहले मैंने बताया नाम क्या था, आइए इसको पढ़ते हैं। द लेबर लॉस सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहले एग्जम्पशन शब्द था जो 1988 में, 1988 यानी 1988 में जब ये कानून आया उस समय शब्द एग्जम्पशन था। 2014 में अमेंडमेंट लॉ आया, उसमें ये फिर एग्जम्पशन की जगह सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर कर दिया गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्ड बाय सर्टन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 प्रोवाइड्स फॉर simplification of procedure for furnishing returns and maintaining register in relation to establishment employing a small number of person। अब small number of person के हिसाब से क्या डिसाइड होगा, small establishment, very small establishment। ठीक है, under certain labor laws the act applies to establishments employing up to 40 workers। ठीक है, 40 वर्कर्स तक के जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे अप टू 9 वर्कर्स काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। जहाँ पे 10 to 40 वर्कर्स काम करते हैं उसे बोलते हैं स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। और ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट पे, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। जो उसके ऊपर की जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी एम्प्लॉइंग मोर देन 40 वर्कर्स, उसके ऊपर तो ये कानून अप्लाई ही नहीं होता। ठीक है ना। द एक्ट गिव्स एन ऑप्शन टू मेंटेन द रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली एंड टू फाइल द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, अब ये चलो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कह सकते हैं आप कि यहाँ अलाउ किया गया है कि पहले फिजिकली होता था, अलाउ कर दिया गया कि आप रजिस्टर जो है आपके
ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हैं, और जो रिटर्न भी है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं, विच लीड्स टू ईज ऑफ कंप्लाइंस एज वेल एज बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज। ऑब्वियसली जब देखो ऐसा ही होता है ना, जैसे हमें कोई बिल पे करना होता है, बिजली का बिल ही है, मान लो ऑनलाइन हम फटाफट पे करते हैं, पता है कि चल कल का लास्ट दिन है, कल ही पे कर लेंगे, तो ठीक है, तो कल तक लास्ट में हमें पता होता है कि चलो रिमाइंडर लगे होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऐप में हमारे मोबाइल में, तो रिमाइंडर बजा, चल पे कर दिया, ख़त्म किया है ऐसे, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि जहाँ पे ऑफलाइन सिस्टम होता है, चल यार 10 रुपये पेनल्टी है, कल कर लेंगे, आज पहले ये काम निपटा लेते हैं, तो ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये डेफिनेशन से पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ कि स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, आइए आगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्मॉल एंड वेरी स्मॉल के बारे में, जहाँ पे अप टू कितने वर्कर काम करते हैं, 9, उसे क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। अभी अप टू 9 किस समय काउंट करना है, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन, वर्कर्स की संख्या जो है पिछले 12 महीने में किसी भी दिन ऑन एनी डे और द प्रेसिडिंग 12 मंथ्स, ठीक है। पहले वेरी स्मॉल देखिए, ठीक है, ऑन एनी डे ऑफ द प्रेसिडिंग 12 मंथ्स वर्कर की संख्या कितनी है, मैक्सिमम 9 है, ठीक है। चलिए, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट इन विच नॉट मोर देन 9 आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रेसिडिंग 12 मंथ। पिछले 12 महीने में किसी भी दिन, वर्कर्स की संख्या अप टू 9 है, ठीक है, तो मतलब वो वेरी स्मॉल है। अगर पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 9 क्रॉस करके 10 हो गई, तो फिर वो वेरी स्मॉल नहीं रह जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, स्मॉल का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट इन विच नॉट लेस देन 10, यानी मिनिमम 10 हो गया, ठीक है, एंड नॉट मोर देन 40, यानी कि मैक्सिमम 40, ठीक है। यहाँ पे है ही क्या, मैक्सिमम 9, ठीक है जी। आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो समझिए कि पिछले 12 महीने में किसी भी दिन वर्कर की संख्या अप टू 9 है, तो वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है। 9 क्रॉस कर जाती है, 10 हो जाती है, तो स्मॉल बन जाती है, ठीक है, और अप टू 40 रहनी चाहिए। 40 क्रॉस हो जाती है किसी भी दिन पिछले 12 महीने में, तो मतलब फिर वो स्मॉल नहीं रह जाती, मतलब ये एक्ट वहाँ अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब ये एक्ट है किसके बारे में, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है शेड्यूल्ड एक्ट की, ठीक है, शेड्यूल्ड एक्ट। तो मैं आपको शेड्यूल्ड एक्ट के बारे में बता दूं, ये सब शेड्यूल्ड एक्ट है, ठीक है। ये नाम बताए हैं, ये 16 एक्ट्स है, मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ आगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आए, ठीक है, समझना आसान हो जाए। ये तो चैप्टर चलता जाएगा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसा होता है कई बार। शेड्यूल्ड एक्ट क्या है, शेड्यूल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल है हमारा इस एक्ट का, इस एक्ट के तहत एक पहला शेड्यूल है, उसके तहत कुछ कानून बता रखे हैं, ठीक है। उन कानूनों को क्या बोल जाएगा, शेड्यूल्ड एक्ट, ठीक है। वो कानून कौन से हैं, 16 कानून है कुल मिला के, नंबर भी याद रखना 16, ठीक है। दे आर एज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब सर ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखने हैं, कोशिश कीजिएगा कम से कम 7-8 तो आपको याद रह ही जाए, 7 to 8 आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ऐसे याद रख लो, द मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है। फिर वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द वर्किंग जर्नलिस्ट and other newspaper employees conditions of service and miscellaneous provisions act 1955, motor transport, ठीक है। फिर है कि नेक्स्ट है मोटर ट्रांसपोर्ट, एक सेकेंड, वर्कर्स एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एम्बुलेशन एक्ट 1970, द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1976, the Equal Remuneration Act 1976, the Interstate Migrant Worker Regulations of Employment and Conditions of Service Act 1979, the Dock Worker Safety, Health and Welfare Act 1986, the Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, the Building and Other Construction Workers Regulations of Employment and Conditions of Service Act 1986। अब देखो, चार तो आप सिंपल याद रख सकते हो जो इसी आपके सिलेबस में है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हो गया, इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1976 हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इक्वल रेवोल्यूशन एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है। चार तो ये मोटे मोटे आप याद रख लो। उसके अलावा ये भी है आपके सिलेबस में, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 5 हो गए, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी 3-4 और अच्छे से याद रख लो, जैसे प्लांटेशन लेबर्स एक्ट है 1951 है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है, ठीक है,
तो कोई भी 7-8 आप मोटे मोटे आप याद रख लीजिए, दैट इज इनफ। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, तो कोई भी 7-8 सारे याद रख सकते तो अच्छी बात है। ये तो 7 to 8 तो आप अच्छे से याद रख लीजिए। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इक्वल रेमुनेशन एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है बेटा, मतलब कफ हो रखी है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आपको शेड्यूल्ड एक्ट का पता लग गया। ठीक है जी। अब जो मैं आपको समझा रहा था कि कॉन्सेप्ट के बारे में, अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपने देखा कि शेड्यूल्ड एक्ट का मतलब क्या है कि एक शेड्यूल फर्स्ट है इस एक्ट के तहत। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें कुछ एक्ट्स बता रखे हैं, तो हमने अभी पढ़े 16 एक्ट्स के बारे में हमने बात की। ठीक है, अब ये जो एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स के तहत अपना बता रखा है कि यहाँ भी अपने रजिस्टर मेंटेन करने हैं या रिटर्न्स फाइल करनी है। ठीक है, इन अपने एक्ट्स के तहत बता रखा है कि आपने ये रजिस्टर मेंटेन करने हैं, एक्ट्स आपने क्या है ये रिटर्न्स फाइल करनी है। अब कहते हैं कि देखो एक छोटी सी एक एस्टेब्लिशमेंट है, 10 लोग काम कर रहे हैं या 20 लोग, 30 लोग, मैक्सिमम 40 लोग काम कर रहे हैं। आप उनके ऊपर इतने सारे कानून लागू कर देंगे और ये बोलेंगे कि हाँ भी ये रजिस्टर फाइल करना है, ये रिटर्न फाइल करनी है, नहीं करोगे ये पेनल्टी। आप सोचिए कि वहाँ पे आपको एक अलग से क्या है कि एक रखना पड़ेगा, आपको एक जो बंदा ऐसा रखना पड़ेगा जिसको सारा लेबर लॉस के बारे में पता हो और आपकी वो सारी कंप्लाइंस देखे। अब इतने सारे कानून जो है, 16 अलग से कानून जो हैं उनकी कंप्लाइंस अलग से देखे। अब छोटे छोटे कानून हैं, रिटर्न्स हैं, ठीक है, अब इतनी सारी मतलब फाइलिंग होगी, इतनी सारी ज़्यादा प्रोसीजरल कंप्लाइंसेज हो जाएगी तो बिजनेस कहाँ फिर प्रमोट हो पाएगा। इतना ज़्यादा कानून बना रखे हैं कि कॉम्प्लिकेशन कर रखी है। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि उस चीज़ को ईज करने के लिए, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस, उससे एम्प्लॉयज़ का भी हो जाएगा बेनिफिट। ठीक है, ये थोड़ी ना कहने कि हमने कानून खत्म कर दिया, ये तो सरकार कह ही नहीं रही कि हमने कानून खत्म कर दिया। सरकार तो केवल इतना कह रही है कि हम कानून नहीं खत्म कर रहे, कानून ऐसे ही रहेंगे। लेबर की वेलफेयर के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो कानून बनाए गए हैं, कानून तो वैसे रहेंगे। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि जो कंप्लाइंसेज हैं उसकी, वो भी रिटर्न फाइलिंग की या रजिस्टर मेंटेन करने की, उसको थोड़ा सा आसान कर दिया कि आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, ठीक है, और ये आप रिटर्न फाइल कर दिए, दैट इज इनफ, दैट्स इनफ। ठीक है, तो बात इतनी सी है। तो पहले क्या था कि चलो एग्जाम्पशन दे रखी है, ठीक है, एग्जाम्पशन दे रखी है अभी इन एक्ट में, अब उसमें कर दिया सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन है 2, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। कहते हैं एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू शेड्यूल्ड एक्ट। शेड्यूल्ड एक्ट का मीनिंग आपको समझ आ गया, ठीक है। एंड इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल्ड एक्ट मीन्स द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न्स और मेंटेन रजिस्टर अंडर दैट एक्ट। ठीक है, शेड्यूल्ड एक्ट के तहत, ठीक है, और इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल्ड एक्ट मीन्स द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस बंदे को रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, या रजिस्टर मेंटेन करने हैं अंडर द शेड्यूल्ड एक्ट्स, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलेंगे क्या, एम्प्लॉयर। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि जो बंदा एम्प्लॉय रख रहा है, एम्प्लॉय हायर कर रहा है, कह रहे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न फाइल करने की, रजिस्टर मेंटेन करने की अंडर द शेड्यूल्ड एक्ट, अंडर दिस एक्ट हो गया या किसी और एक्ट के तहत जो शेड्यूल्ड एक्ट है। ठीक है, तो उस केस में कहते हैं कि जो बंदा रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जिम्मेवारी है जिसकी रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे हम एम्प्लॉयर बोलेंगे। नेक्स्ट थोड़ा याद रखिएगा एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग क्या है। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हैज द मीनिंग असाइन टू इट इन ए शेड्यूल्ड एक्ट एंड इंक्लूड्स। अब जो शेड्यूल्ड एक्ट हैं, जो हमने 16 कानून पढ़े, उस हर एक एक्ट में अपना एम्प्लॉयर का मीनिंग बता रखा होगा। तो उस हर एक एक्ट में जो एम्प्लॉयर का मीनिंग बता रखा है, सॉरी एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग बता रखा होगा, उस हर एक शेड्यूल्ड एक्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग बता रखा है, तो वही मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग रहेगा। आई रिपीट दिस पॉइंट। जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, तो वहाँ पे बेटा क्या बता रखा है, मान लीजिए एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन कर रखा है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन होगी, तो वहाँ पे यहाँ पे भी वही अप्लाई हो जाएगी। अगर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में मान लीजिए एस्टेब्लिशमेंट की कोई डेफिनेशन है, तो वो भी यहीं पे अप्लाई हो जाएगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग कुछ अलग से नहीं मान रहे, हम वही मानेंगे जो वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बट यहाँ पे कहते हैं कि देखो कई ऐसे कानून हैं जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन नहीं कर रखा। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में वहाँ पे बता रखा है फैक्ट्री की डेफिनेशन, तो कहते हैं हम फैक्ट्री को ही क्या मानेंगे इस एक्ट के तहत, एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे।
आप फैक्ट्री को ही क्या मान लेंगे, इस एक्ट के तहत एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं एन इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कहते हैं कि क्या बता रखा है, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन कर रखा है। तो इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट को ही हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत तो फैक्ट्री की डेफिनेशन है, फैक्ट्री को ही क्या मानेंगे यहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है उसे ही हम क्या मान लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। और फिर कहते हैं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत फैक्ट्री, वर्कशॉप या प्लेस वेयर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड और वर्क इज गिवन आउट टू वर्कर्स इन एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट टू विच द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अप्लाइज। तो कोई भी फैक्ट्री या वर्कशॉप या प्लेस जिसके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री को, उस वर्कशॉप को, उस प्लेस को जहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, उसे हम क्या मानेंगे, एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। और प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत जो प्लांटेशन की डेफिनेशन है, उसी प्लांटेशन को इस एक्ट के तहत क्या मानेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। ठीक है, प्लांटेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955। तो कहने का भाव बहुत सिंपल है बेटा। कहते हैं कि देखो, पहली बात तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग क्या है। जो शेड्यूल्स एक्ट में, जो शेड्यूल्ड एक्ट्स हैं, उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग डिफाइन कर रखा होगा, तो उसे ही कहते हैं कि पहले हम इसे इसे यहाँ पे क्या मान लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। फिर कहते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो फैक्ट्री को डिफाइन कर रखा है, तो उस फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जो फैक्ट्री है उसे ही हम क्या मानेंगे, या मानेंगे एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत जो इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट है, उसे ही हम यहाँ क्या मान लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। ठीक है, ऐसे मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत कोई फैक्ट्री है, ठीक है, या कोई एस्टेब्लिशमेंट है, कोई एनी अदर प्लेस जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं या एम्प्लॉय को काम दिया जाता है फॉर वेजेस, ठीक है, तो उसी फैक्ट्री को या उसी एस्टेब्लिशमेंट को या उसी प्लेस को हम क्या मान लेंगे, या मान लेंगे एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। और जो प्लांटेशन एक्ट है, ठीक है, तो प्लांटेशन लेबर एक्ट है, तो वहाँ पे जो प्लांटेशन की डेफिनेशन है उसे भी हम यहाँ क्या मान लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फॉर्म का। आप कहते हैं कि फॉर्म देखिए क्या फाइल करना है, एक तो रजिस्टर मेंटेन करना है, रिटर्न फाइल करनी है, किस फॉर्म में करनी है, ठीक है, किस फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करना है, तो वो रेलिवेंट है यहाँ पे। फॉर्म मीन्स ए फॉर्म स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में तो क्या बता रखा है, एक्ट के नाम, शेड्यूल्ड एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल में तो एक्ट बता रखे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड एक्ट। तो शेड्यूल 2 में क्या बता रखा है, ठीक है, फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, फॉर्म स्पेसिफाई कर रखे हैं शेड्यूल 2 में। तो फॉलोइंग फॉर्म्स आर स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, दे आर एज अंडर। फॉर्म 1 एनुअल रिटर्न to be furnished to the inspector or authority specified for this purpose under the respective scheduled act। अब कहते हैं कि जो रिस्पेक्टिव शेड्यूल्ड एक्ट है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ठीक है, तो शेड्यूल्ड एक्ट के तहत जो भी अथॉरिटी बता रखी है कि ये इंस्पेक्टर है या अथॉरिटी है, उसे हमें रिटर्न फाइल करनी है, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है बिफोर द 30th अप्रैल ऑफ फॉलोइंग ईयर। ठीक है, जैसे 31 मार्च खत्म होता है, एक साल खत्म हुआ, तो 30 अप्रैल से पहले पहले हमने रिटर्न फाइल कर देनी है अथॉरिटी के पास या इंस्पेक्टर, जो भी शेड्यूल्ड एक्ट में बता रखा है। ठीक है, फॉर्म 2 किसका है, रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड कम एम्प्लॉयमेंट कार्ड। ठीक है, तो उसमें क्या है कि तो रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा और जो उनके एम्प्लॉयमेंट कार्ड है वो भी इसमें आ जाएंगे, फॉर्म 2 में आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्म 3 क्या है, मस्टर रोल कम वेज रजिस्टर, भी किसको कितना वेजेस दे रहे हैं सब कुछ। तो मस्टर रोल कम वेज रजिस्टर है वो किस में आएगा, शेड्यूल 3 में आ जाएगा। ठीक है ना। तो फॉर्म 1 में क्या आया, ठीक है, फॉर्म 1 में क्या आया, एनुअल रिटर्न आ गई। फॉर्म 2 में रजिस्टर आ गए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के। और फॉर्म 3 में क्या है, मस्टर रोल कम वेज रजिस्टर आ गया। मस्टर रोल में क्या, जो पक्के एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, ठीक है, वो आ गया। और वेज रजिस्टर भी किसको कितना वेजेस हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ये अच्छे से याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा शेड्यूल्ड एक्ट कौन से हैं, ठीक है, और तीसरा जो ये, ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बिल्कुल सिंपल है आगे। ठीक है, फिर कहते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग मेंटेनिंग ऑफ रिटर्न्स एंड रजिस्टर रिक्वायर्ड अंडर सर्टन लेबर लॉ सेक्शन 4, जो हम बात करके आए हैं वही बातें हैं यहाँ पे। ठीक है,
notwithstanding anything contained in the scheduled act on and from the commencement of labor laws, exemption from furnishing returns and maintaining register by certain establishment, अमेंडमेंट एक्ट। अभी अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही नाम चेंज किया गया था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रजिस्टर किया गया था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर किया गया था। ठीक है, it shall not be necessary for an employer in relation to any small establishment or very small establishment to which a scheduled act applies to furnish the return or to maintain register are required to be furnished or maintained under that scheduled act, जो हम बात कर रहे हैं शुरू से। ठीक है, तो जो भी ये शेड्यूल्ड एक्ट में, शेड्यूल्ड एक्ट के तहत जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, स्मॉल है या वेरी स्मॉल है, तो कहते हैं शेड्यूल्ड एक्ट के तहत जो भी रिटर्न फाइल करने हैं, उस शेड्यूल्ड एक्ट के तहत जो भी रिटर्न फाइल करनी है या रजिस्टर मेंटेन करने हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। पर आप इस एक्ट के तहत क्या करिए, वो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 बस फॉलो कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट, अभी थोड़ा ध्यान रखना, इट मे बी नोटेड दैट सच एम्प्लॉयर फर्निशिंग इन ल्यू ऑफ सच रिटर्न एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 1, तो उन शेड्यूल्ड एक्ट में जो रिटर्न बता रखी है वो नहीं फाइल करो, खाली क्या करो, फॉर्म 1 में एनुअल रिटर्न फाइल कर दो, बस बात खत्म। एंड मेंटेन एट द वर्क स्पॉट इन ल्यू ऑफ सच रजिस्टर, उस शेड्यूल्ड एक्ट में जो रजिस्टर बता रखे हैं वो मेंटेन मत करो, ये जो बता रखे हैं फॉर्म 3, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 में वो मेंटेन कर लो। हाँ, स्मॉल को कौन से करने हैं, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 दोनों करने हैं, और वेरी स्मॉल को फॉर्म 3। आप समझिए कि यानी अगर देखा जाए 3 फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म 1 यहाँ रिटर्न के बारे में, फिर रजिस्टर है, फॉर्म 2, फॉर्म 3। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे वेरी स्मॉल है। ठीक है, अब स्मॉल को क्या करना है, तीनों, वेरी स्मॉल को फॉर्म 1 करना है, ठीक है, फॉर्म 2 करना है, फॉर्म 3 नहीं करना। ठीक है, एक सेकेंड, इसको फॉर्म 3 करना है, काट दीजिए प्लीज, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट को फॉर्म 1 में रिटर्न फाइल करनी है, फॉर्म 2 एंड 3 में रजिस्टर मेंटेन करने हैं, और जो वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो उसे क्या है कि तो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है भाई 30 अप्रैल से पहले, साल खत्म होने के बाद। ठीक है, और जो मस्टर रोल कम वेज रजिस्टर फॉलो करना है, ठीक है, वेरी स्मॉल को, और इसे तीनों फॉलो करने हैं, इसे तीनों। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एवरी सच एम्प्लॉयर शैल कंटिन्यू टू इशू वेज स्लिप्स। अब देखो, जो हम पैसे देते हैं, वेजेस होते हैं किसी के, उसको एक तनख्वाह की स्लिप तो देनी होती है, तो तनख्वाह की जो स्लिप है, वेज स्लिप्स, वो तो इशू करनी ही करनी है। शैल कंटिन्यू टू इशू वेज स्लिप्स इन द फॉर्म prescribed in the minimum wages central rules 1950 made under section 18 and 30 of the minimum wages act 1948 and slips relating to measurement of the amount of work done by piece rated workers required to be issued under the payment of wages mines rules 1956 made under section, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, 13A and 26 of payment of wages act 1936 and file return relating to the accidents under section 88 and 88 of factories act 1948 and section 32A and 32 of प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। तो कहते हैं कि देखो, जो इनको एप्लीकेबल लेजिस्लेशन है, ठीक है, तो डिफरेंट लेजिस्लेशन है, उनके तहत जो वेज स्लिप है वो भी इशू करते रहना है, हमें वेज स्लिप्स को इशू करते रहना है। और जहाँ पे पीस रिलेटेड वर्कर्स हैं, अब उनका वर्क तो मेजर करना ना, कितना काम किया। अब पीस रिलेटेड वर्कर्स जो होते हैं, उनके केस में जो स्लिप्स हैं वो भी इशू करते रहना है हमें। ठीक है, इतना तुमने काम किया, उसकी स्लिप इशू कर दी। और थर्ड, जहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसकी जो रिटर्न्स होती हैं वो भी फाइल करनी है। तो कहने का भाव क्या है कि 3 चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी, बेशक वो जो शेड्यूल्ड एक्ट्स हैं उनको उनके अपने एक्ट्स के तहत, जो उनके अपने जो एक्ट्स थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत जो रिटर्न थी, रजिस्टर थी, वो मेंटेन करने से एग्जम्पशन दे दी गई इस कानून के तहत। ये तुम ये फॉर्म 1, 2, 3 देखो बस, और छोड़ दो बाकी उस एक्ट में क्या लिखा है। बट कहते हैं कि जो 3 बातें हैं, एक वेज स्लिप हो गया, ठीक है, कितनी तनख्वाह बनती है यानी कि, और दूसरा स्लिप्स हो गया इन केस ऑफ पीस रिलेटेड वर्कर्स, इसमें क्या आता है स्लिप्स में कि कितना काम किया। थर्ड, जो रिटर्न्स ऑफ एक्सीडेंट है, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, वो जो फाइल करना वो चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, वेज स्लिप फाइल करनी है या स्लिप्स इन केस ऑफ पीस रिलेटेड वर्कर्स है, अभी कितना, तो जिससे मेजरमेंट ऑफ वर्क हो सके,
या रिटर्न फाइलिंग इन केस ऑफ एक्सीडेंट, वो फाइल होती रहेगी, वो नहीं बंद होगी, ठीक है ना, वो चलता रहेगा बेटा। नेक्स्ट है फर्निशिंग और मेंटेनिंग ऑफ रिटर्न्स एंड रजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैंने बताया था जैसे स्टार्टिंग में, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कर दिया गया भाई, ठीक है, आप फिजिकल करें ऑनलाइन करें आपकी मर्जी है, ठीक है, जिससे क्या है कंप्लाइंस ईज हो जाती है। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 1 एंड रजिस्टर इन फॉर्म 2 एंड 3 एंड वेजेस स्लिप वेजेस बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड जो भी है मे बी मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर ईदर इन फिजिकल फॉर्म और ऑन कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्केट्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो कंप्यूटर फॉर्म है, डिस्केट फॉर्म है, फ्लॉपी है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें कर सकते हैं। जहाँ पे कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्केट्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, तो प्रिंट आउट ऑफ सच रिटर्न रजिस्टर बुक्स एंड रिकॉर्ड्स और पोर्शन देयर ऑफ इज मेड अवेलेबल टू इंस्पेक्टर ऑन डिमांड, ठीक है। तो जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं, तो इंस्पेक्टर जब ये बोलते हैं कि हाँ भाई हमें इसकी प्रिंट आउट दो, तो इतना तो फैसिलिटी होनी चाहिए कि प्रिंट आउट निकाल के दे सके, ठीक है। एम्प्लॉयर और पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू फर्निश द एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 1 may furnish it to the inspector or any other authority prescribed under the scheduled X either in physical form or through electronic mail if the inspector or authority has the facility to receive such electronic mail। देखिए अभी सरकार को अपने लेवल के जो इंस्पेक्टर्स हैं उन पर ही भरोसा नहीं है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल रिसीव करने की फैसिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि ठीक है, तो अलाउ किया जा सकता है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को कि आप जो एनुअल रिटर्न है वो फिजिकल में फाइल कर लो, इलेक्ट्रॉनिक में फाइल कर लो, ठीक है, अगर सामने वाले जो इंस्पेक्टर है उसके पास फैसिलिटी है तो रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है जी। नेक्स्ट है पेनल्टी। एम्प्लॉयर हु फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल ऑन कन्विक्शन बी पुनिशेबल इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन, तो जाएगी 5,000 रुपये तक। अगर चलता रहा, ठीक है, तो जेल हो सकती है कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, या फिर फाइन कम से कम 10,000 मैक्सिमम 25,000 और बोथ, ठीक है। तो फर्स्ट कन्विक्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट कन्विक्शन की बात करें तो पेनल्टी कितनी है, अप टू 5,000, अप टू ₹5,000, ठीक है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की बात करें, ठीक है, यानी कि दोबारा पाएगा, एक बार ऑफेंस किया आपने दोबारा कमिट कर दिया, ठीक है, तो जो पेनल्टी है वो 10,000 से लेके 25,000 है, यानी मिनिमम 10,000 है, मैक्सिमम 25,000 है, या फिर जेल है, ठीक है, मिनिमम 1 महीना है, मैक्सिमम 6 महीना है, या फिर दोनों है, ठीक है जी। तो फर्स्ट कन्विक्शन जो है पेनल्टी कितनी है, 5,000 तक है। सब्सिक्वेंट 10 डबल हो जाएगी, नहीं 10,000 से लेके 25,000 हो जाएगी, और जेल है वो 1 महीना से लेके 6 महीना है, या फिर दोनों है, ठीक है जी। अब कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन में आए इस चैप्टर के, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था जैसे देखा आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस किस पे रखना है, एक तो डेफिनेशन पे, दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मैंने बताया आपको, ठीक है, फॉर्म्स कौन कौन से हैं, 1 2 3, ठीक है, फॉर्म कौन कौन से हैं, और तीसरा जो है मेन जो है वो शेड्यूल्ड एक्ट हो गया, इसका जो मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से करिए और एग्जाम में आएगा तो नंबर अच्छे अच्छे लेके आओ, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में, ठीक है जी।